मंच पे उपस्थित विद्वानगण, मेरे सामने उपस्थित हिंदी साहित्य के सुधीर विद्वान, सबसे पहले मैं विद्याश्री न्यास के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि काशी में इस तरह का आयोजन में निरंतर तमाम वर्षों से करते आ रहे हैं और हम जैसे अकिंचन उत्तर के विद्यार्थी को निरंतर अवसर मिलता है, इसके लिए विशेष तौर पे आभारी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ जाना है, समझा है, सीखा है, पढ़ा है, उसे अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा अवसर काम होता है। मेरा आज का जो विषय है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वह विषय से कुछ संबंधित है। अवधारणाओं के मध्यकालीन हिंदी साहित्य के संदर्भ में अवधारणाओं के पुनर्विष्कार से संबंधित है। और जो विषय है मैंने जो चुना है रामचंद्रिका पुनर्पाठ के बहाने केशव। रामचंद्रिका की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रामचंद्रिका के माध्यम से केशवदास की समग्र रचनाशीलता पर भी थोड़ा विचार करने की कोशिश करूंगा। मैंने आलेख लिखा है, आलेख थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं कुछ अंश छोड़ के इसको मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन कोशिश होगी कि पूरी बात मैं कह सकूं। हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कवि केशवदास की चर्चा इधर साहित्य चिंतकों में कुछ कम ही देखी जा रही है, जिसके पीछे केशवदास को लेकर कही गई विभिन्न उक्तियों का विशेष योगदान है। कठिन काव्य के ब्रेद से लेकर कवि को देव न चाहे विदाई पूछे केशव की कविताई और उद्गण केशवदास के माध्यम से इनका अपमान जितना हिंदी साहित्य में हुआ है शायद कम कवियों का हुआ। जिस कवि की रचनाओं की टीका प्राचीन युग में सुब्रत मिश्र और सरदार कवि जैसे आचार्यों ने की, उसे केशव केसन अस करी जस अरिगुण कराहि चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कर कही जाए जैसी उक्तियों के माध्यम से ओछा साबित करने की मनोवृत्ति ने केशव का कम और हिंदी साहित्य का भारी नुकसान किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिसका संकेत करते हुए कहते हैं, हिंदी में भारी कंडलिका प्रवाह है। केशव के दोषों की चर्चा, उनकी कड़ी आलोचना क्या कर दी गई, लोगों ने समझ लिया कि केशव बेकार, हटाओ में उनके काव्य की कठिनाई भी हेतु है। स्पष्ट है केशव असुविधा उत्पन्न करते हैं। ज्ञान शास्त्र ज्ञान की मांग वहाँ आवश्यक है, सो त्यागना ही श्रेयस्कर है। समय पलट गया है, केशव अर्थ गंभीर को की चर्चा अब कोई नहीं करता। केशवदास हिंदी के पहले आचार्य कवि थे। उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुरूप साहित्य रचना का विधान हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया था। इसके पूर्व हिंदी भाषा अपनी निर्मिति के समय से ही जनपदीय प्रभाव के कारण अलग अलग रूपों में विकसित होती रही और जनभाषा के रूप में बोली के माध्यम से अभिव्यक्ति के नए नए रूप ग्रहण करती रही। उसमें व्याकरणिक नियमों के साथ साथ शास्त्रीय रचना विधानों की मांग नहीं के बराबर थी। केवल अभिव्यक्ति को ही रचना का आधार माना जाता रहा और प्रारंभिक रचनाओं में अपनी भावानुभूति को ही साहित्य का प्रधान उद्देश्य मानकर साहित्य रचना की गई। आदिकालीन साहित्य से लेकर भक्ति साहित्य की रचना में केवल आत्मानुभूति एवं स्वांत सुखाय को ही प्रधान माना जाता रहा। शिल्प के स्तर पर किसी प्रकार के मानक की स्थिति वहाँ नहीं दिखलाई दी और देश काल परिस्थिति के अनुसार विविध काव्य रूपों में साहित्य का विकास होता रहा। भक्तिकार हिंदी साहित्य की शक्ति के प्रकटीकरण का प्रथम काल है, जहाँ कवियों ने अपने आराध्य को अपनी बोली भाषा शैली में पूरी तन्मयता से पुकारा। हृदय की अतल गहराइयों से अनुभूति एवं संवेदना का चरम प्रकट, अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को
भजन के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा कालांतर में साहित्य के रूप में व्यवस्थित होकर सामने उपस्थित होती है, जहाँ भाव एवं अनुभूति अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रकट हुए थे। संतों भक्तों ने अपनी अटपटी वाणी एवं खिचड़ी भाषा की परंपरा की परवाह न करते हुए आत्मानुभूति एवं भाव संवेदना को रचना का आधार माना। यही कारण था कि प्रारंभिक भक्ति साहित्य का विकास गेय पदों के रूप में अधिक होता है, जिसका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति एवं भजन ही था। ये पद सामान्यतः संगीतबद्ध गेय होते थे, जिन्हें भक्ति पूरी तन्मयता से सस्वर रागों में निबद्ध कर गाते थे, जो सामान्यतः लोक से गृहीत होते थे। इसलिए भजनों के साथ रागों का निर्देश भी अधिकांशतः मिलता है, जिसे कालांतर में शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। हृदय की अतल गहराइयों से अनुभूति एवं संवेदना का चरम प्रकट हुआ। अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को भजन के रूप में कहने की यह परंपरा स्वानुभूत एवं आत्मनिवेदन की भावना से ही प्रेरित थी, साहित्य रचना के विधान के रूप में नहीं। कालांतर में इनका संकलन संयोजन शिष्य एवं अन्य सुधीजनों के माध्यम से हुआ, जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ के रूप में सामने आए और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल उपस्थित। इस काल में जो रचनाएं हो रही थी, वे इतनी भाव प्रवण एवं सहज सरल स्वाभाविक एवं सच्ची अनुभूतियों से युक्त थी कि जन जीवन की सामान्य दिनचर्या का अंग बनती जा रही। इसमें प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्ट वाणी शैली एवं प्रस्तुति थी। उसमें आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रधान थी। भाव के स्तर पर ही नहीं, शैली के स्तर पर भी भाषा अलंकार छंद को लेकर कोई व्यवस्थित चिंतन वहाँ नहीं मिलता। केवल परंपरा से प्राप्त काव्य शैली का प्रयोग ही व्यवहार में था। इस तरह की स्वेच्छाचारिता इन कवियों की रचनाओं में स्पष्टता देखी जा सकती है, जो स्वांतः सुखाय के अनुरूप मानी जाती है, परंतु किसी भाषा अथवा साहित्य की समृद्धि केवल निजी एवं स्वभाव के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए शास्त्र अनुशासन एवं नियमों का प्रयोग भी आवश्यक होता है। केशवदास ने हिंदी साहित्य को साहित्य शास्त्र की इसी ज्ञान परंपरा से संपन्न किया, जिसकी अति समृद्ध परंपरा पिछले 1700 वर्षों से निरंतर प्रवहमान थी और जिसका ज्ञान प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः ज्ञान संरक्षण के लिए लेखन की अपेक्षा शुद्ध एवं स्मृति की परंपरा प्राचीन काल से ही लोक में प्रचलित थी, जिसमें काव्य रूप अपनी लयान्विति एवं लालित्य के कारण अधिक उपयुक्त विधा मानी जाती थी। शुद्धि एवं स्मृति के माध्यम से ज्ञान के संरक्षण की जो शैली विकसित थी, उसके लिए काव्य रचना के नियमों तरीकों का ज्ञान प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए आवश्यक था। यही कारण था कि काव्य शास्त्र की समृद्ध परंपरा का विकास अनवरत होता रहा। आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक की काव्य शास्त्रीय परंपरा चिंतन के जिन सूक्ष्म स्तरों को स्पर्श करती है, उसमें कला के सूक्ष्मतम विवेचन से लेकर दर्शन की गहनतम विचारसरणियों की उपस्थिति विस्मृत कर देने वाली है। यही कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय चिंतन भारतीय कला चिंतन का सर्वश्रेष्ठ उपस्थित करता है। केशवदास ने हिंदी साहित्य को संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र की इसी ज्ञान परंपरा से संपन्न किया। हिंदी साहित्य में पहली बार शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भाषा, शिल्प एवं छंद की चर्चा प्रारंभ हुई और काव्य शिक्षा की आवश्यकता जो बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, उसकी पूर्ति लक्षण ग्रंथों के माध्यम से हुई। इसके लिए संस्कृत साहित्य शास्त्र के साथ साथ साहित्य का विधिवत ज्ञान आवश्यक था और यह आसान नहीं था। एक और साहित्य शास्त्र का लगभग 1700 वर्षों का सुदीर्घ चिंतन और सैकड़ों गंभीर ग्रंथों का मनन चिंतन, तो दूसरी ओर संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा का सम्यक ज्ञान, दोनों एक साथ होना बहुत मुश्किल कार्य था।
भक्त कवि अनुभूत एवं संवेदना के शिरोमणि तो थे, परंतु शास्त्र ज्ञान में पारंगत नहीं। उनके लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। फिर लोक जीवन से रस लेने वाले भक्त कवियों के लिए संस्कृत की रचना का अध्ययन मनन भी आसान नहीं था। ऐसे में एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति लंबे समय से अपेक्षित थी, जो आचार्य केशवदास के माध्यम से होती है। केशवदास की कवि शिक्षा की रचनाओं ने हिंदी साहित्य में पहली बार संस्कृत काव्यशास्त्र की गूढ़ एवं गंभीर साहित्य रचना के नियमों को प्रस्तुत किया। हिंदी भाषा में पहली बार लोगों को पता चला कि काव्य रचना करते समय किन किन नियमों पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए या किन पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। भाषा, अलंकार, छंद योजना के किन नियमों के व्यवहार से काव्य की भाषा एवं प्रभावकता बेहतर बन सकती है। इसके साथ ही रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य के किन नियमों को साहित्य रचना के श्रेष्ठ के लिए कवियों के द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके साथ महाकाव्यों की रचना के लिए किन किन पद्धतियों, नियमों का प्रयोग करना आवश्यक है। नायक नायिका भेद आदि का निरूपण इसी संदर्भ में समझना चाहिए। केशवदास ने हिंदी साहित्य की इस कवि को अपने अध्यवसाय एवं परिश्रम के माध्यम से आपूरित करने का प्रयास किया, जिसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहे। परंतु हिंदी साहित्य में केशवदास का मूल्यांकन भक्तिधारा के कवि के रूप में किया गया। काल के आधार पर ही नहीं, भक्ति एवं संवेदना के आधार पर भी। जिस कवि को सूरदास एवं तुलसीदास के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुटखल खाते में क्या रखा, मानो केशवदास की काव्यश्री ही उनसे रूठ गई, और जिस ग्रंथ को उन्होंने सर्वाधिक प्रयास पूर्वक सृजित किया, वही उनकी यशा कीर्ति को धूमिल करने वाला सिद्ध हुआ। केशवदास की स्वाभाविक गति लक्षण काव्यों में थी, और काव्य शास्त्रीय ज्ञान की जो प्रस्तुति वहां दिखाई देती है, वह पूरे रीति साहित्य में दुर्लभ है। संस्कृत के तमाम ग्रंथों का आरोहण करके ज्ञान, काव्य ज्ञान का उन्होंने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में नाट्य साहित्य का उद्भव नहीं हुआ था। ऐसी अभिनव परंपरा का विस्तार या विकास नहीं हो पाया था जो संस्कृत की नाट्य परंपरा की तरह हो, अर्थात अभिनयाश्रित साहित्य का पता नहीं चलता। काव्य शास्त्र तो लिखे गए, महाकाव्य तो लिखे गए, परंतु नाट्य काव्य अर्थात नाट्य रूपक काव्य जो संस्कृत की परंपरा के अनुसरण पर नहीं पाया जाता। केशवदास संस्कृत साहित्य के आचार्य थे, तो उनका ध्यान अवश्य ही इस ओर गया होगा। संस्कृत साहित्य एवं कला चिंतन के ज्ञान का लोहा तो केशवदास पहले ही मनवा चुके थे। राजसभा में मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करने के लिए यह तो आवश्यक ही था। आचार्य कवि की पदवी के लिए ही नहीं, वहाँ आजीविका का प्रश्न भी था और मर्यादा का भी। अपने पांडित्य और संस्कृत ज्ञान का प्रदर्शन वे लक्षण ग्रंथों के रूप में कर चुके थे। राजा को प्रसन्न करने और अपने शिष्या के प्रति अनुराग को लुके छिपे प्रकट करने के लिए उनके कवि शिक्षा के ग्रंथ पर्याप्त थे। भाषा, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि का ज्ञान सबके सिर चढ़कर बोल रहा था और कोई टक्कर भी दूर दूर तक नहीं थी। परंतु एक कसक उनके हृदय में तब भी थी, और वह थी महाकवि की उपाधि के लिए, जो बिना महाकाव्य की रचना के सही अर्थों में संभव नहीं था। इतने बड़े कवि, ज्ञानी, संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण, दर्शन के प्रकांड पंडित को केवल प्राकृत भाषा अर्थात जन भाषा के में काव्य रचना करनी पड़ रही थी, जिसका गहरा दुख उन्हें था और जिसे कई बार उन्होंने प्रकट भी किया था। रामचंद्रिका में अपनी मंदमति को पूछते हुए वे कहते हैं, उपजे होते ही कुल मंदमति सच कवि केशवदास रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करेगी। आत्मभर्त्सना की गहरी पीड़ा की जीवन भर किया क्या, केवल भाषा में ही तो काव्य रचना की।
कवि क्रियाओं में अपनी झुंझलाहट प्रकट करते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमति तही कुल केशवदास। जिनके कुल के दास भी भाषा में बातचीत नहीं करते, उस कुल में पैदा होकर भी आजीविका के कारण जन भाषा में रचना करनी पड़ रही। विज्ञान गीता में वे तर्क के माध्यम से भाषा रचना के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देव देव भाषा करे, नाग नाग भाषा नर हो नर भाषा करी, गीता ज्ञान प्रमाण। इतना ही नहीं, अपने इस अपराध के लिए वे बुद्ध जनों से क्षमा भी मांगते हैं। मूढ़ रहे जो मूढ़ मत अमित अनंत अगार, भाषा करिताते कहो क्षम्यो बुद्ध अपराध। केशवदास स्पष्ट रूप से जानते थे कि साहित्य शास्त्र की परंपरा में महाकवि होने के लिए महाकाव्य की रचना आवश्यक मानी जाती, जो अब तक वे नहीं कर पाए थे। तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रसिद्धि ने इसे और उकसाया होगा, परंतु इसके पश्चात भी केशवदास राम काव्य रचना के लिए क्यों प्रवृत्त हुए, इस पर विचार करना आवश्यक है। राम प्राचीन काल से ही संस्कृत काव्य परंपरा में महानायक के रूप में लोकप्रियता के प्रतिमान रच रहे। महाकवि भास रचित प्रतिमा अभिषेक से लेकर भवभूति रचित महावीर चरितम, उत्तर रामचरित, मुराद के अनंत राघव, रामेश्वर का बाल रामायण, हनुमान नाटक, आचार्य चूड़ामणि रचित प्रसन्न राघव आदि ग्रंथ रामचरित की लोक विस्तृत परंपरा को स्थापित कर रहे थे। तो महाकवि कालिदास का रघुवंशम राम कथा को अनंत विस्तार प्रदान कर रहा था। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने राम कथा को पहली बार समग्रता में ग्रहण किया तथा उसे लोकप्रियता के शिखर पर स्थापित किया। इसके पूर्व यद्यपि पौम शरीर में राम को ही आधार बनाकर काव्य रचना की गई थी, परंतु उसकी चेतना की भाव भूमि अलग थी। वहाँ राम जिन के अवतार हैं। रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास महाकवि के रूप में ही ख्यात नहीं हुए, बल्कि राम कथा को लोकहित मंगलकारी रूप भी प्रदान किया। भाषा कवि तुलसी की सफलता एवं प्रसिद्धि ने भी केशवदास को रामचरित की ओर कुछ न कुछ अवश्य प्रेरित किया होगा। केशव कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। फिर संस्कृत साहित्य के गंभीर अध्येता ने रामचरित को नाट्य सूत्र से रामचरित के नाट्य सूत्र को संस्कृत साहित्य के माध्यम से पकड़ा हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। महाकवि के लिए जिस गंभीर विराट नायकत्व की आवश्यकता थी वह राम से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। फिर हिंदी में संस्कृत की तरह नाट्य परंपरा का अभाव भी केशव को कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहा था। नाट्य के माध्यम से संस्कृत साहित्य के ज्ञान के साथ साथ साहित्य शास्त्र की शक्ति के प्रदर्शन की पूरी संभावना थी, अतः रामचंद्रिका की पूरी योजना निर्मित हुई। केशव रामचंद्रिका के माध्यम से नाट्य काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए, जिसमें महाकाव्य विस्तार भी हो और नाट्य तत्वों की अभिनेता भी। फिर तुलसीदास के जीवन काल से ही राम कथा की नाट्य प्रस्तुति लीला की शुरुआत हो चुकी थी और तुलसीदास के शिष्य बेगा भगत ने रामलीला मंचन को लेकर प्रयास शुरू कर दिया था। केशवदास की दृष्टि अवश्य ही ओर गई होगी कि नाट्य रूप में राम कथा के मंचन में यदि उनके संवादों का प्रयोग होने लगे तो उनकी प्रसिद्धि भी किसी से कम नहीं होगी। इसलिए संवादात्मक नाट्य रचना का संकल्प रामचंद्रिका में स्पष्ट देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि इसी संकल्पना के कारण रामचंद्रिका का पूरा रचना विधान संवादात्मक छंदों की जड़ पर निवृत्ति भी इसी के अनुरूप। वस्तुतः जो बात महाकाव्य के रूप में रामचंद्रिका पर विचार करने वालों को सर्वाधिक बुरी लगती है वह छंदों का अतिशय प्रयोग ही है। छंदों के अजायबघर से लेकर छंदों का पिजड़ा तक की पूरी भर्सना महाकाव्य की परंपरा में रखकर रामचंद्रिका के मूल्यांकन के कारण ही है। तो कहना ये चाहता हूँ मैं
पारंपरिक महाकाव्य होते थे, उस तरह का महाकाव्य रामचंद्रिका न होकर के एक संवादात्मक महाकाव्य परंपरा की शुरुआत, जिसकी शुरुआत आचार्य केशव ने की। अगर नाट्य के रूप में इसका अध्ययन किया जाए, रामचंद्रिका के मूल्यांकन के कारण अगर नाट्य रूप में इसे किया जाए, तो पात्रों की योग्यता और देश काल की अवधारणा अवस्था के अनुसार छंदों और भाषा के परिवर्तन का बहुत अटपटा नहीं लगेगा, बल्कि संवादात्मक परिवर्तन से नाट्य अधिक मनोरंजक एवं आकर्षक भी प्रतीत। अगर पात्र बदलते हैं तो क्या वे सभी एक ही तरह की भाषा में बात करेंगे, या उनकी विद्वता, सामाजिक राजनीतिक स्थिति आदि के कारण बोलने के ढंग में परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा जिससे केशवदास ने निरंतर छंदों का परिवर्तन दिखाया। वरना यह मान लेना कि संस्कृत साहित्य के इतने बड़े आचार्य ने इतनी बड़ी त्रुटि अनजाने में कर दी हो, युक्त प्रतीत नहीं। केशवदास साहित्य रचना में इतने लापरवाह नहीं माने जा सकते कि महाकाव्य का बेसिक ही भूल गए, बल्कि इसके माध्यम से केशव को अपनी आचार्य प्रतिभा को प्रकट करने का नया अवसर, नया माध्यम मिल गया, और वे पात्रों के परिवर्तन के साथ साथ नई शैली छंदों का प्रयोग कर रचना को चमत्कार बनाने से भी नहीं चूके। छंदों के चयन, विपुओं के प्रयोग, भाषा रचना में भी पात्रों के परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से देखा जा सकता है, जो पूरी तरह से पात्रानुरूप सृजित है। कहने का आशय है कि रामचंद्रिका पर महाकाव्य की दृष्टि से विचार न करके यदि नाट्य काव्य की दृष्टि से विचार किया जाए, तो उसकी अपशुद्धि उतनी नहीं महसूस होगी जितनी विद्वानों द्वारा की गई। रामलीला के दौरान रामचंद्रिका के अंशों का संवाद के रूप में प्रयोग आज भी कहीं कहीं देखा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है, हिंदी साहित्य का प्रवर्तन होने के समय तक दृश्य काव्य का प्रणय प्रवाह से उठ चुका था, पर उसकी प्रवृत्तियों का, विशेष रूप से संवादों का प्रवाह प्रकीर्ण रूप से चल रहा था। केशवदास ने श्रव्य काव्य होते हुए भी इसमें नाटकीय तत्वों का नियोजन किया है। केवल दृश्य काव्य की प्रवृत्ति का श्रव्य काव्य में समावेश कर देना ही इस नियोजन का प्रयोजन नहीं प्रतीत होता। निश्चय ही वे चाहते थे कि रामचंद्रिका का प्रयोग रामलीला के संवादों के रूप में हो। इस रूप में प्रयोग होने पर यथोचित सफलता तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर चलने वाली रामलीला के कारण नहीं मिली, पर तुलसीदास की मानस वाली रामलीला में केशव की रामचंद्रिका का विशेष उपयोग होने लगा। संवाद के प्रसंगों में उन स्थानों में इस पुस्तक का प्रायः प्रयोग होता है जहां मानस के अतिरिक्त अन्य राम काव्यों का प्रवेश निषिद्ध नहीं है, और यह सब अनायास या अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे केशव ने बाकायदा प्रयास किया था। महाकाव्य में पूरी रचना पूर्वापर कथानक योजना से बधी होती है, जबकि नाट्य में अभिनय के द्वारा कथा अंतराल को भरा जाता है। इसलिए नाटकों में कथा टूटती छूटती दिखलाई देती है, जो रामचंद्रिका में पूरी तरह से देखी जा सकती है। यह खंड खंड लिखे गए वर्णनों का संग्रह नहीं है, नाट्य विधा की मांग के अनुरूप रचना विधान की संगति के कारण है। अभिनय के माध्यम से रचनाकार इस अंतराल को भरने का अवसर छोड़ा है। नाटकीयता की चारुता के लिए भाषा की अनेक रूपता एवं विचित्रता को सोद्देश्य रखा गया, जिससे एक रचना का उबाऊपन न आने पाए। बिंबों, प्रतीकों एवं अलंकारिक प्रयोगों को इस दृष्टि से देखने पर केशव का भाषा अपराध भी किंचित कम महसूस हो। इसी को लक्ष्य करके पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि इसी कारण रामचंद्रिका को पढ़ने से नाटक का सा आनंद आने लगता है। केशवदास का प्रयास कुछ नया, कुछ खास रचने का था। रामचंद्रिका का पूरा आनंद संवादों में ही है।
संवाद के माध्यम से ही सभी पात्र अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते हैं और नाट्य रूप में रामचंद्रिका अपना वैशिष्ट प्रकट करते हैं। यही कारण है कि समय समय पर प्रसन्न राघव, महावीर चरित, अनर्गना राघव, हनुमान नाटक आदि कादम्बरी आदि ग्रंथों की छाया इस पर दिखलाई देती है। कहने का आशय है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक नवीन काव्य दृष्टि से की है, रामचरितमानस से जोड़ लेने की दृष्टि से नहीं। इसलिए इनका मूल्यांकन भी इसी के अनुरूप होनी चाहिए। यदि मानस की तुलना में रामचंद्रिका की जांच होगी तो वह फीकी ही नहीं व्यर्थ भी प्रतीत होगी। अतः मूल्यांकन की कसौटी बदलनी होगी, अन्यथा केशव की भाषा अशिष्टता उन्हें बदजुबानी तक पहुंचा देगी, जो हिंदी साहित्य के इस महाकवि के मूल्यांकन में बड़ी चूक होगी। अगर कसौटी गलत होगी तो परिणाम भी प्रतिकूल ही होगा। आज केशवदास से सीखने की अपेक्षा उनके प्रति अवज्ञा का भाव ही पाठकों में प्रधान होता है। जैसे केशवदास ने रामचंद्रिका को लेकर कोई अपराध कर दिया। हो सकता है तुलसी मोह के कारण रामचरित को लेकर काव्य रचना की गुस्ताखी करने वाले वह भी निरा भोग विलास में लिप्त रहने वाले प्रदर्शन प्रिय कवि द्वारा हिंदी के आलोचकों को रास न आया हो और वे काव्य शिल्प की परवाह किए बगैर टूट पड़े हों केशवदास के को व्यर्थ ठहराने के निमित्त। जो केशवदास को फिर से पढ़ने की नितांत आवश्यकता है, जिससे हिंदी साहित्य में काव्य रचना के शास्त्रीय ज्ञान का जो अकाल दिखाई देता है वह कुछ कम। कविता की रचना में जितनी अराजकता आज फैली हुई है और जिसके कारण कविता अपनी प्रासंगिकता होती हुई जन जीवन से दूर होती जा रही है, उसमें कुछ कमी आ सके, कविता का कुछ भला हो सके। केशवदास की प्रतिभा का पूर्ण प्रस्फुटन रसिक प्रिया और कवि प्रिया में हुआ है, क्योंकि वहाँ कवि की स्वाभाविक गति देखी जा सकती है, जो काव्य रचना के नियमों को सिखाने के लिए होती है। हिंदी के आचार्यों ने इन ग्रंथों को तो छोड़ दिया और फिर पढ़े रामचंद्रिका पर, जो स्पष्टता केशवदास की स्वाभाविक प्रधान रचना नहीं है। इसलिए न तो वहाँ उनकी गति है और न ही मति। फिर रसिक प्रिया या कवि प्रिया की साहित्यिक उपेक्षा का कोई सम्यक कारण भी समझ में नहीं आता। यदि केवल कठिनाई ही हेतु है तो दावे से कहा जा सकता है कि इन रचनाओं की सरसता उनके काठिन्य से अधिक है। फिर केशव की प्रधान रचना मानकर इनका अध्ययन तो होना चाहिए। रामचंद्रिका केशव की प्रकृति रचना नहीं है, यह ग्रंथ ही है। यह बांट लेने से ही केशव पर नई दृष्टि से विचार करना संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।